अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस देश के अत्यधिक संवेदनशील सवाल भूमि अधिग्रहण पर मुझे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। लंबे इंतजार के बाद यह भूमि अधिग्रहण से संबंधित बिल संसद के समक्ष विचार के लिए आया हुआ है। बहुत ही गौर से पूरे विधेयक का मैंने अध्ययन किया है। सबसे पहले हमारी नज़र इस विधेयक के नाम पर पड़ी। नाम में भी संशोधन हुआ है और इस नाम को पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई, अच्छा लगा। इस विधेयक का नाम है द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बिल। इस विधेयक के नाम को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद सरकार ने सोचा होगा कि ऐसा नाम दिया जाए ताकि सारा का सारा विधेयक की जो मंशा है वह पूरी तरफ से इस नाम में ही समाहित हो जाए। अरे कंफ्यूजन हो जाए। हाँ, कोशिश यह की गई, इसीलिए विधेयक का नाम इतना प्रभावी रखा गया है। लेकिन जब मैंने विधेयक का विस्तार में जाकर जब अध्ययन किया तो मैंने देखा कि कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो कि पूरी तरह से अनदेखे रह गए हैं। वैसे यह विधेयक तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन मुझे लगा कि गांव में रहने वाले किसानों की, गरीबों की जो चिंता की जानी चाहिए इस विधेयक के माध्यम से, और जिस गंभीरता के साथ चिंता की जानी चाहिए उतनी गंभीरता के साथ चिंता नहीं की गई है, बल्कि शहर और उद्योगों की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। मैं शहरों और उद्योगों का विरोधी नहीं है। शहरों में भी सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, उद्योग भी इस देश में बढ़ने चाहिए, उन्हें आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन गांव, गरीब और किसान से जुड़े हुए सवाल पर, जो कि अत्यधिक संवेदनशील सवाल होता है, यदि सरकार ने उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए ध्यान नहीं दिया तो मैं समझता हूं किस प्रकार की विषम स्थिति इस देश में पैदा होगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। पहले से इस बिल के बारे में मैं यह जरूर कहूंगा थोड़ा बेहतर यह बिल बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई है, लेकिन पूरे बिल का अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह बिल अपने मूल उद्देश्य से काफी यह भटक गया है। जहां तक भूमि का सवाल है, हम भूमि को केवल एक कमोडिटी नहीं मानते हैं और भूमि से हम केवल आर्थिक गतिविधियों को ही जोड़कर नहीं देख सकते। भूमि का जहां तक प्रश्न है, इसके साथ किसान का भावनात्मक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है, भूमि के साथ उसका एक सांस्कृतिक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। आपको भी जानकारी है अध्यक्ष महोदया, आप भी गांव की रहने वाली हैं, कि भूमि के एक छोटे से टुकड़े के लिए अपनी जान देने के लिए भी किसान का पूरा परिवार तैयार हो जाता है। इस प्रकार का भावनात्मक रिश्ता होता है। मैं भी किसान परिवार से हूं, मैं जानता हूं कि जिस दिन अपनी जमीन दूसरे के हाथों बेचनी पड़ती है, भले ही उसके कारण पैसा हासिल होता है, लेकिन अपने मन को अच्छा नहीं लगता है। यह कदम किसान को मजबूरी में उठाना पड़ता है। इस सीमा तक भावनात्मक रिश्ता उस जमीन के साथ होता है। और सांस्कृतिक रिश्ता किस प्रकार, महाभारत भी। और जहां तक सांस्कृतिक रिश्ते का प्रश्न है, आप जानते हैं कि हम भूमि को एक साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं मानते हैं, बल्कि इस भूमि को, इस पृथ्वी को हमने माता तुल्य माना है। इस प्रकार का एक सांस्कृतिक रिश्ता इस भूमि के साथ हम सभी लोगों के साथ है। लेकिन आजादी हासिल होने के पहले भी और आजादी हासिल होने के बाद भी आर्थिक विकास के नाम पर जिस तरीके से अंधाधुंध भूमि का अधिग्रहण हुआ है, मैं ये कह सकता हूं कि उससे इस देश के किसानों में घोर असंतोष पैदा हुआ है। लगभग 6.5 करोड़ की संख्या में किसान विस्थापित हुए। यह जो है, यह मेरा आंकड़ा नहीं है, बल्कि यूनाइटेड नेशंस का एक कमीशन है। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। चूंकि भूमि यह किसान का एकमात्र सहारा होता है, इसलिए भूमि के प्रश्न को लेकर जब कभी कोई विवाद खड़ा होता है तो स्वाभाविक रूप से किसान एकजुट होकर आंदोलन करता है, उसके लिए लाठियां खाता है, गोलियां खाता है, लेकिन फिर भी भूमि को बचाने के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता है। लेकिन विडंबना यह है कि 1894
जब अंग्रेजों की हुकूमत इस हिंदुस्तान में थी तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक बिल तैयार किया गया था। उस समय भी जब भूमि का अधिग्रहण थोड़ी बहुत मात्रा में होता था तब भी किसानों के अंदर असंतोष पैदा होता था, किसान आंदोलन करता था। लेकिन जिस निर्ममता पूर्वक ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा उसके आंदोलन को दबा दिया जाता था तो फिर ब्रिटिश हुकूमत के सामने उफ करने का वो साहस नहीं जुटा पाता था। लेकिन 1894 के बाद जाकर आजादी हासिल होने के बाद 3 बार इस बिल में संशोधन हुआ है, 1962, 1967 और 1984। 3 बार इसका संशोधन हुआ। लेकिन फिर भी जो मंशा थी इस देश के किसानों की कि भूमि अधिग्रहण इस तरीके से किया जाना चाहिए ताकि हमारे परिवार के समक्ष किसी प्रकार का भविष्य में कोई संकट पैदा न हो, ऐसा सरकारों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर जो कुछ भी संशोधन हुए, संशोधन के बावजूद वह राहत इस देश के किसानों को नहीं मिल पाई। फिर यहां पर बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट आई। हम लोगों ने इस प्रश्न को अपनी सरकार के जो प्रधानमंत्री तत्कालीन थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष रखा। उन्होंने इसकी गंभीरता को स्वीकार किया और यह कहा कि निश्चित रूप से एक ऐसा बिल तैयार किया जाना चाहिए ताकि किसानों को अधिकतम राहत दी जा सके, क्योंकि आनन फानन में कोई यह फैसला नहीं किया जाना चाहिए। यह आदरणीय अटल जी ने उस समय भी हिदायत दी थी। लेकिन तब तक 2003 समाप्त होते होते ही हमारी सरकार चली गई। अब कांग्रेस ने यूपीए गवर्नमेंट के आए हुए लगभग 9.5 वर्षों का समय गुजर गया और मैं तब से सुन रहा हूं, जब से 2004 में यह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार बनी है, अध्यक्ष महोदय, कि भूमि अधिग्रहण में एक संशोधित बिल लाया जा रहा है। लेकिन 9.5 वर्षों का समय गुजर जाने के बाद इतने संवेदनशील सवाल पर यह बिल जो लाया गया है, मैं समझता हूं कि यह बिल पूरी तरह से अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। जहां तक मंत्री जी का सवाल है, मैं जानता हूं कि मंत्री जी निहायत एक अच्छे इंसान हैं और जिस समय हमारी बातचीत हुई थी और जो पहला बिल आया था अपेक्षाकृत इससे वह बेहतर बिल था। लेकिन मैं जानता हूं जब कैबिनेट में यह प्रपोजल गया होगा तो निश्चित रूप से मंत्री जी के ऊपर कोई न कोई दबाव आया होगा, इसलिए यह बिल अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है, ऐसा मेरा यह मानना है। और मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी अधीरता में, जल्दबाजी में भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसी मामले पर कोई निर्णय नहीं किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी मंशा है। और इस विधेयक में तो निजी क्षेत्र के लिए भी भूमि अधिग्रहण का एक रास्ता निकाल लिया गया। वैसे निजी क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण अंग्रेजों की भी हुकूमत में होता था, इसके पहले का जो पुराना बिल है उसमें भी उनके लिए होता था। लेकिन पब्लिक पर्पज एक नया, इसमें यह शब्द जो इंट्रोड्यूस किया गया है, यह पब्लिक पर्पज का शब्द उस समय भी था। इस पब्लिक पर्पज की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पब्लिक पर्पज को श्रेणी में एक लंबी एक सूची इसमें दी गई है, इस बिल के अंतर्गत वो मेंशन है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं 27 मार्च 2012 को एक गजट जारी किया गया है। वह इतना व्यापक है, इसमें कई व्यावसायिक गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। अब मैं सारी व्यावसायिक गतिविधियों की यहां चर्चा नहीं करना चाहता हूं जिनको कि इस बिल में मेंशन किया गया है, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूरा संसद इस बात का साक्षी है अध्यक्ष महोदय। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिस समय बनाया जा रहा था उसके पीछे क्या उद्देश्य था, इससे भी हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। हम लोगों को लगता था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से निश्चित रूप से किसानों को एक राहत मिलेगी, लेकिन बड़ी संख्या में 700-800 की संख्या में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अंधाधुंध इस देश में बना दिए गए। आज स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कोई भी काम वहां प्रारंभ नहीं किया गया है। मनमाने तरीके से किसानों की जमीन अधिग्रहित कर ली गई है। किसान यह आंदोलन कर रहा है कि हमारे जमीन को वापस किया जाना चाहिए।